अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल की क्लास में से कोई सवाल है तो पूछ लें। एक क्वेश्चन आया और ये सर, कोई मेजर ट्रांजैक्शन होती है उसमें बायर टोटल अमाउंट का 1% टू 2% एज अ सिक्योरिटी सेलर के पास रखवा देता है ताकि बायर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को सीरियस ले। ये अर्नेस्ट मनी है। जी बिल्कुल, कि आपने उसमें जो डिपॉजिट करा देते हैं ऑलरेडी वही अर्नेस्ट मनी कहलाती है। एक मिनट, मैंने ये आपको शायद असाइनमेंट दिया था। ठीक है, यही अर्नेस्ट मनी है। सर अर्नेस्ट मनी एक्सप्लेन कर दें? नहीं सर, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको घर से पढ़ने के लिए दिया था। तो ये आप मुझे एक्सप्लेन करें, मैं बता दूंगा आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर मुझे एक्सप्लेन करना होता तो मैं कल आपको एक्सप्लेन कर देता ये चीज़ में। और कोई सवाल किसी को कुछ पूछना है? चलें, 2-1 मिनट हैं, जल्दी से पूछ लें फिर स्टार्ट कर देते हैं अपना नया चैप्टर। ठीक है जी, स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। 1 मिनट, एक सवाल पूछ लिया किसी ने। अच्छा जी, हमने कल तक तमाम जर्नल प्रोविजंस पढ़ लिए थे। अब हमारे आज से 13, 14 और 15 चैप्टर जो है ये हमारा है स्पेशल प्रोविजंस पे। आपको याद होगा जब मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कुछ आपके जनरल प्रोविजंस होते हैं और कुछ फिर आपके स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। स्पेशल प्रोविजंस इस नज़र से होते हैं कि उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपस में कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से हम उन्हें स्पेशल प्रोविजंस में लाया कर देते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब वो जनरल प्रोविजंस तो उन पे अप्लाई होंगे ही होंगे, इसके अलावा स्पेशल प्रोविजंस भी उनके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमने वहां डिस्कस किया था कि जी इंडेमनिटी एंड गारंटी स्पेशल प्रोविजन में आता है, इसके अलावा बिलमेंट एंड प्लेज स्पेशल प्रोविजन में आता है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी स्पेशल प्रोविजन में आता है। तो ये तीन ही चीजें हमने वहां पे डिस्कस करी थी। अब बारी बारी हम सबको तीनों को देखते हैं, तीनों के चैप्टर्स को देख लेते हैं। तो पहला आपके पास आता है इंडेमनिटी एंड गारंटी। ठीक है जी, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी। पहले हम इंडेमनिटी पढ़ते हैं फिर हम गारंटी पढ़ लेते हैं। दोनों एक ही चैप्टर का पार्ट है लेकिन अलग अलग हिस्सों में पढ़ेंगे। देखें, a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any person is called of a contract of indemnity। कहते हैं कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक शख्स दूसरे से ये प्रोमिसर से प्रॉमिस करता है कि मैं आपको जो है वो लॉस से सेव करूंगा। ठीक है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक दूसरे को प्रॉमिस किया जाए कि मैं आपको लॉस से सेव करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करती है, आपको लॉस से प्रिवेंट करती है ना, बचाती है कि आपको कोई लॉस हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कार इंश्योरेंस लेते हैं, तो जब आप कार इंश्योरेंस लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, वो आपको लॉस से प्रोटेक्ट करते हैं ना, कि आपकी कार अगर कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह होती है तो वो आपको वहां पे अमाउंट वगैरह जो भी कंपनसेशन होता है, जो भी आपका क्लेम होता है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो दर हकीकत वो भी आपको लॉस से प्रिवेंट करते हैं, तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ही करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी को लॉस से इंडेमनीफाई करेंगे तो इसका मतलब है आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कर रहे हैं। मजीद आगे देखें, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज रियली अ पार्ट ऑफ द जनरल क्लास ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज एंटर्ड इनटू विद द ऑब्जेक्ट प्रोटेक्टिंग द प्रोमिसी against anticipated law. The contingency upon which the whole contract of indemnity depends on the happening of loss.
फिर मजीद इसमें बात करी कि देखें ये एक तरह का कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है और उसकी बेस्ट एग्जांपल भी है, क्योंकि हमेशा इसमें एक एंटिसिपेटेड लॉस को असिस्ट किया जाता है और वहां पे आप उसको कॉन्टीजेंसी भी आपकी डिपेंड करती है कि अगर लॉस हुआ तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप कार इंश्योरेंस लेते हैं या कोई इंसान लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो बेसिकली क्या करता है, वो एक लॉस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है ना, कि अगर मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया तो मैं इंश्योरेंस क्लेम कर लूंगा। तो ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की भी एक जनरल क्लास है, लेकिन क्योंकि इसमें लॉस से प्रोटेक्ट किया जाता है हमेशा, इस वजह से इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है, दो बातें एक और याद रखें। द पर्सन हु प्रॉमिस टू मेक द लॉस इज कॉल्ड द indemnifier promiser and the person who lost is to be made good is called the indemnified या indemnity holder। जो भी लॉस से प्रोटेक्ट करेगा उसको इंडेमनिफायर कहेंगे और जिसको लॉस से प्रोटेक्ट किया जा रहा होगा उसको हम इंडेमनिटी होल्डर कहेंगे। मतलब यहाँ पे आके आपका जो प्रोमिसर है वो इंडेमनिफायर बन गया और आपका जो प्रोमिजी है वो इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनिफाइड बन गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने जाके कार पार्किंग में अपनी कार पार्क करी, ठीक है, उन्होंने आपको एक टिकट दे दिया, पार्किंग का टिकट दिया। ठीक है, आपसे क्या हुआ, वो टिकट मिस हो गया। अब आपसे वो टिकट मिस हो गया, आप गए, आपने कहा यार मुझे कार चाहिए, टिकट मिस हो गया है, तो आपने वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी करा। नॉर्मली वो लोग भी इंडेमनिटी बॉन्ड साइन कराते हैं कि अगर कल को कोई और हमें आया या कोई भी लॉस पहुंचा, किसी ने भी सूट वगैरह फाइल करा, तो आप हमें इंडेमनिफाई करेंगे। हम आपको कार तो रिलीज कर रहे हैं विदाउट टिकट, लेकिन आप हमें इंडेमनिफाई करेंगे। जैसे कि नॉर्मली टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में होता है कि अगर आपकी सिम किसी और के नाम पे लेकिन जैकेट उसकी आपके पास है और आप चाहें कि आपके नाम पे हो जाए, तो वहां पे भी वो आपसे एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करा लेते हैं कि कल को अगर कोई और आके क्लेम करेगा तो आप हमें इंडेमनिफाई करेंगे, जो भी लॉस हमें होगा आप उसको इंडेमनिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाते हैं कि जब भी आप किसी को हैपनिंग ऑफ लॉस से प्रिवेंट करें, प्रोटेक्ट करें, तो वो चीज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आ जाती है। और क्योंकि ये एक इवेंट की अकरेंस पे होती है, इस वजह से ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी होती है। ठीक है, इसी तरह से काफी सारी इलस्ट्रेशन इसमें भी लिखी हुई है, देख लिएगा इसको। देखें ये लास्ट पैरा देख लें, इसको जरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, A contract of indemnity, being a species of a contract, must have all the essential elements of a valid contract। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि तमाम एसेंशियल एलिमेंट्स जो आपने 10 के 10 पढ़े थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, वो सब के सब इसके अंदर मौजूद होंगे। एंड एन इंडेमनिटी गिवन अंडर कोवर्जन फॉर एन इलीगल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड फर्दर। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ठीक है, for example there is an implied promise to an indemnify agent by the principal in a contract of agency। Similarly when shares are transferred, the transfer is impliedly bound to indemnify the transfer against future calls made before the registration। पहली बात उन्होंने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है इसके अंदर तमाम एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, उन्होंने कहा कि ये इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है। एक्सप्रेस भी आप करते हैं कि मैं आपको लॉस से प्रोटेक्ट करूंगा, और इम्प्लाइड भी आप कर सकते हैं कि जनाब जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है, एजेंसी में एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। ठीक है, तो एजेंट के हर एक्ट का जिम्मेदार प्रिंसिपल होता है, तो बेसिकली एजेंट को इंडेमनिटी होल्डर करा हुआ होता है ना उसमें, कि उसको इंडेमनिफाई किया जा रहा होता है लॉस वगैरह से। तो यहाँ पे एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, इंडेमनिटी का अंदर उसके मौजूद होता है। ठीक है, इसी तरह एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक बात और याद रखने की है कि कभी भी इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल आप किसी को कहेंगे उस बंदे को जाके जान से मार दो, कुछ होगा तो मैं देख लूंगा। ठीक है, दे तो आप यहाँ भी इंडेमनिटी ही रहे हैं उसको कि ठीक है कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा, लॉस से प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं ना आप उसको, लेकिन ये इलीगल ऑब्जेक्ट है तो ये चीज इन्फोर्स नहीं हो सकती। क्लियर है यहां तक? मजीद हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम पढ़ेंगे तो अब जो हमारे जितने भी स्पेशल प्रोविजन है ना,
वहां पे फॉर एग्जाम्पल बेलमेंट में आएंगे तो बेलर और बेली आ जाएंगे। हम इंडेमनिटी में हैं तो इंडेमनिटी में हमारे पास इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर हैं। तो यहाँ पे अब कुछ राइट्स होंगे, कुछ ड्यूटीज होंगी हर किसी की। ये याद रखिएगा, जो एक के राइट होते हैं वो अगले की ड्यूटी होती है। जो प्रोमिजर के राइट होंगे वो प्रोमिसी की ड्यूटीज होंगी, और जो प्रोमिसी के राइट होंगे वो प्रोमिजर की ड्यूटीज होंगी। ठीक है, तो अगर आप खुद से भी बनाना चाहें तो वो भी बन सकता है कि जो एक शख्स के राइट हैं वो दूसरे शख्स की ड्यूटीज बनेंगी। तो ये भी चीज याद रखिएगा इधर ना। अब हम पढ़ते हैं राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। देखिए, इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स क्या क्या होते हैं, इनको हम थोड़ा देख लेते हैं। For the sake of clarity, we shall be discussing the rights of indemnity holder when sued with the help of an example. Suppose a vendor contracts to indemnify the vendee against the cost of litigation of title of property is disturbed and the vendee is sued by the rival owner, then the vendee, the indemnity holder has the following right. अब इन्होंने बेसिकली कहा है कि राइट्स जो हैं वो इंडेमनिटी होल्डर के क्या होते हैं। जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दे दी कि कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन वगैरह की, लेकिन नॉर्मल भी अगर हम देखें तो उनकी यही राइट्स होते हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या? पहला, he is entitled to recover all the damages which he may be compelled to pay in respect of suit to which the promisee to indemnify applies। कि वो तमाम के तमाम डैमेजेस जो है वो रिकवर करेगा इंडेमनीफायर से, जो भी उसको सूट वगैरह उस पर फाइल हुआ है उसके अगेंस्ट में सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी, आप कार पार्किंग में कार पार्क करके गए, आपसे टिकट गुम हो गया और उस शख्स ने आपको दे तो दी टिकट कार, लेकिन उसने आपसे साथ साथ एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन कराया कि कल को अगर हम पे कोई सूट फाइल करता है तो फिर आप हमें यहाँ पे इंडेमनीफाई करेंगे। तो देखें, उस पे सूट फाइल होगा, वो तमाम चीजें पे भी करेगा, लेकिन वो तमाम की तमाम आपसे रिकवर करने का राइट रखता है। ठीक है, तो वो तमाम चीजें जो हैं, जो भी उसने एक्सपेंसेस पे किए हैं सूट के डिफेंस में या लिटिगेशन में, जो भी, वो तमाम के तमाम वो आपसे रिकवर करेगा। सेकंड, he is entitled to recover all cost reasonably incurred in bringing or defending such suit provided he acted prudently or with authority of the promiser। ठीक है, पहले वाले में पहली ही चीज को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। असल में पहले वाले पॉइंट में उन्होंने कहा जो भी डैमेजेस उसको पे करने पड़े कॉम्पनसेशन के तौर पे, ठीक है, वो रिकवर होंगे। दूसरे वाले पॉइंट में उन्होंने कहा कि तमाम कॉस्ट जो कि रीजनेबली इनकर्ड हुई है सूट को डिफेंड करने में, लेकिन एक चीज का याद रखिएगा कि उसको जो बिहेव करना है वो कंजर्वेटिव बिहेव करना है, कि कम से कम खर्चा। ये नहीं कि धनाधन पैसे फेंके जा रहे हैं कि चलो हमारे पास तो इंडेमनिटी बॉन्ड साइन हुआ हुआ है, हम तो इंडेमनीफायर हो जाएंगे, इंडेमनीफाइड हो जाएंगे। ठीक है, नहीं, ये भी सोचते हुए आपने खर्चे करने, जो कॉस्ट आपने करनी है कि कम से कम कॉस्ट हो, और जो इंडेमनीफायर ने मुझे ऑथराइज की थी चीजें उसके अंदर अंदर ही हो, जो उसकी अथॉरिटी थी कि मैं इतना ही तुम्हें इंडेमनीफाई करूंगा, इसके बाद नहीं करूंगा। तो इन दो बातों का ध्यान रखना है और तमाम कॉस्ट रिकवर करेगा। पहला पॉइंट, तमाम डैमेजेस भी रिकवर कर लेगा वो जो उसको पे करने पड़ेंगे इंडेमनीफायर से। दूसरी, वो तमाम कॉस्ट जो रीजनेबली इनकर्ड करेगा, वो रीजनेबली का मतलब ये है कि दोनों चीजों को देखेगा, एक तो कंजर्वेटिव के कम से कम हो, दूसरा अथॉरिटी भी हो जो कि प्रोमिजर ने उसको दी थी कि इस हद तक तुम कर सकते हो। ठीक है, उस सूट को डिफेंड वगैरह करने के लिए वो तमाम कॉस्ट वो उससे रिकवर करेगा। तीसरा, he is also entitled to recover all sums which he may have paid under the terms of any promise of any such suit, provided the compromise was not contrary to the orders of the indemnifier and was prudent or was authorized by the promisor। बाद औकात क्या होता है, हम कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं सूट वगैरह पे। ठीक है, तो जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो लाजमी सी बात है वहां भी कुछ पेमेंट हम करते हैं कि ठीक है, कोर्ट में तो केस आपको पता है चलते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली कॉम्प्रोमाइज की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो भी हम तमाम जो पेमेंट है कॉम्प्रोमाइज की वो भी इंडेमनीफायर से रिकवर करेंगे, लेकिन वहां भी हमने
उन्हीं दो बातों का ध्यान रखना है कि एक तो हमने कंजर्वेटिव रहना है कि कम से कम खर्च हो, दूसरा हमने अथॉरिटी को भी देखना है कि जितना ऑथराइज किया था प्रोमाइजर ने उतना ही करें। In short, the indemnity holder can recover from the indemnifier all damages, all cost of suit, and compromise money if any, provided he acted prudently or with due authority of the indemnifier. अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो हम कह सकते हैं कि वो तमाम डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, तमाम कॉस्ट को डिफेंसिव सूट भी क्लेम कर सकता है, कोई कॉम्प्रोमाइज मनी पे हुई है वो भी क्लेम कर सकता है, बशर्त ये कि उसको प्रूडेंटली रहना है, कम से कम खर्चा करना है और अथॉरिटी को भी देखना है जो कि इंडेमनिफायर ने दी थी। ठीक है जनाब, यहां तक क्लियर है? अब देखें ये इसके राइट्स हैं इंडेमनिटी होल्डर के। तो अब इंडेमनिफायर की ड्यूटी हो गई कि पहली ड्यूटी क्या हो गई, वो तमाम कॉस्ट पे करेगा जो कि डैमेजेस वगैरह इंडेमनिटी होल्डर ने पे की। दूसरी ड्यूटी क्या है कि तमाम कोई भी कॉस्ट ऑफ डिफेंस है वो भी वो उसको पे करेगा। तीसरी ड्यूटी क्या है कि अगर कोई कॉम्प्रोमाइज मनी पे हुई है तो वो भी वो उसको पे करेगा। तो जो इसके राइट हैं इंडेमनिटी होल्डर के, वो इंडेमनिफायर की ड्यूटीज में आ जाएगा। द पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्टर इज साइलेंट ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, पहले तो उन्होंने यही बता दिया कि भाई अब बेसिकली हम पढ़ रहे टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ इंडेमनिफायर लायबिलिटी, कि टाइम कब स्टार्ट होता है, वो कौन सा टाइम है जिसपे इंडेमनिफायर की लायबिलिटी ड्यू होगी। इंडेमनिफायर इंडेमनिफायर कौन है? वो शख्स है जिसने लॉस से प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ली थी। ठीक है, अब हमने देखना है कि उसकी लायबिलिटी कब ड्यू होती है। तो पहली बात तो पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इस बात में साइलेंट है, लेकिन आगे बढ़े। इट हैज बीन हेल्ड दैट द इंडेमनिफाइड कैन compel the indemnifier to make good his loss even before he has actually discharged his liability, provided his liability has become absolute. Indemnity is not necessarily given by repayment. After payment, indemnity requires that party to be indemnified shall never be called upon to pay. ठीक है, कह रहे हैं कि वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस बात में साइलेंट है, लेकिन इंडेमनिटी होल्डर जो है वो कंपेल कर सकता है लॉस से पहले भी, अगर लाइबिलिटी एब्सोल्यूट हो जाए तो। ठीक है, लाइबिलिटी एब्सोल्यूट होने का मतलब कि लाइबिलिटी कंफर्म हो जाए कि अब तो कुछ ना कुछ डैमेजेस या कॉम्पनसेशन वगैरह पे करना ही करना है इंडेमनिटी होल्डर को। अगर कंफर्म हो जाए अमाउंट वगैरह सब, तो वो पेमेंट से पहले भी उसकी लाइबिलिटी को ड्यू करा सकता है और उससे अमाउंट रिकवर कर सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पहले वो खुद पे करे और फिर अमाउंट रिकवर करे, वो डायरेक्ट पेमेंट भी आपसे ही करवा सकता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इंडेमनिटी का मतलब है लॉस से प्रोटेक्ट करना। तो जब लायबिलिटी एब्सोल्यूट हो गई, कंफर्मेशन हो गई कि कंफर्म है कि अब ये अमाउंट पे करना है, तो बस उस वक्त आप अपनी लायबिलिटी को उससे क्लेम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पहले आप पे करें और फिर आप उससे रिकवर करें। अगर आपकी लायबिलिटी एब्सोल्यूट है कि हर हालत में होनी होनी है, तो आप उससे रिकवर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, इतना ही इंडेमनिटी के अंदर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर इंडेमनिटी में से कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर हम गारंटी की तरफ चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, देखते हैं। एक मिनट। क्या क्वेश्चन है सर? लास्ट हेडिंग बता दें। लास्ट हेडिंग चलो मैं बताता हूँ। अच्छा, पहले इनको बता दूं। कॉम्प्रोमाइज मनी मीन नॉर्मली ऐसा होता है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि ठीक है, अगर आपने 10 लाख रुपए का क्लेम करा हुआ है कोर्ट में, लेकिन बाहर हम क्या करें, कोर्ट में तो केस चलता रहेगा, आपकी भी कॉस्ट इनकर होगी, सामने वाले की भी होगी, तो हम बात ये करते हैं, हम कहते हैं यार बाहरी मामला सेटल कर लेते हैं 7 लाख रुपए में। तो ये बेसिकली कॉम्प्रोमाइज मनी वगैरह कहलाती है।
फिर वो सूट विड्रॉ कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज हो गया, इसका मतलब है आप पे जो केस हुआ था वो विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इंडेमनिटी होल्डर की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि इंडेमनिटी होल्डर की देखो दो लायबिलिटी क्लियर नजर आ रही है ना। पहली, उसने प्रूडेंटली एक्ट करना है, ठीक है, कि कंजर्वेटिव होकर एक्ट करना है, कम से कम खर्चा करना है। दूसरा, उसने अथॉरिटी में रहना है जो उसको प्रोवाइडर ने दी थी, कि जितना उसने बताया था इंडेमनीफाई का, उसको उसके अंदर अंदर ही काम करना है। तो उस पर यही दो ड्यूटीज आती हैं। लास्ट हेडिंग मास दोबारा बता देता हूं, एक मिनट, लास्ट हेडिंग कौन सी थी? लास्ट हेडिंग ये थी कि टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडेमनीफायर लायबिलिटी। देखो, इंडेमनीफायर कौन है? जिसने कहा है कि मैं आपको लॉस से प्रोटेक्ट करूंगा अगर ये इवेंट अगर होता है। ठीक है, अब देखो, हम इसको एज एग्जांपल लेते हैं, कब इंडेमनीफायर की लायबिलिटी ड्यू होनी है हमने ये पता करना है। फॉर एग्जांपल, तुमने इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने आपको इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट किया ना, कि अगर कल को तुम्हारी कार का एक्सीडेंट होता है तो वो तुम्हें पेमेंट करेंगे। देखो, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हें लॉस से प्रोटेक्ट करने का। अब तुम पहले गए, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ कार का, ठीक है, कार का अगर एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, और फिर अब दो तरीके हैं। अब बात करेंगे वो तुम्हें इंडेमनीफाई कब करेंगे, यही बात है कि इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब ड्यू होगी। ठीक है, अब उसमें यह है कि तुम पहले खुद पे कर दो शोरूम को, फिर उसके बाद उनसे इंडेमनीफाई करा लो, वो भी चीज हो जाती है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है, नहीं, तुम जब शोरूम गाड़ी लेके गए, तुमने देखा कि ये खर्चा है, उसने तुम्हें एस्टिमेट पूरा बना के दे दिया, वहीं पे उसकी लायबिलिटी ड्यू हो गई। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी देखो एब्सोल्यूट हो गई है, तुम्हें कंफर्म हो गया है सब अमाउंट वगैरह कि कितनी लायबिलिटी, कितना कैश का तुम्हारे पास से आउटफ्लो होगा, तो ये तुम्हें लायबिलिटी एब्सोल्यूट हो गई है। तो इसी वजह से तुम उसी वक्त पे करवा लेते हो, डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी शोरूम वाले को ही पे कर देती है। ऐसा नहीं है कि तुम पहले पे, ये जरूरी नहीं है कि पहले तुम पे करो उसके बाद उनसे क्लेम कराओ, रीइंबर्समेंट कराओ। यही वजह होती है जब आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, आप एडमिट वगैरह होते हैं, तो डायरेक्ट हॉस्पिटल को पेमेंट हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली कोई इसका प्रोविजन नहीं है या कोई साइलेंट है कि उसकी लायबिलिटी कब ड्यू होगी। तो चाहे तो आप जब भी आप देखें, आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं ना मेडिकल इंश्योरेंस, बाद औकात वो रीइंबर्समेंट भी करते हैं आपको, पहले आप पे कर देते हैं फिर आप उनसे रीइंबर्स करा रहे होते हैं, जो कि काफी लेंथी प्रोसीजर है जिसमें काफी टाइम लग जाता है। दूसरा इजी क्या है? डायरेक्ट वो हॉस्पिटल को ही पेमेंट करते हैं। इसका मतलब है जब लायबिलिटी एब्सोल्यूट हो जाए, लायबिलिटी कंफर्म हो जाए कि हाँ अब लायबिलिटी अकर होनी है, तो उसी वक्त इंडेमनीफायर की लायबिलिटी ड्यू हो जाती है। जरूरी नहीं है कि पहले आप पे करें और उसके बाद पे हो, मतलब पहले आपकी तरफ से डिस्चार्ज हो लायबिलिटी का, फिर आप इंडेमनीफाई करें, ये चीज जरूरी नहीं है। ठीक है, वहीं पे हो जाएगी। जब उसकी लायबिलिटी एब्सोल्यूट हुई, आप डायरेक्ट पे करवा दो, डायरेक्ट उस पर ड्यू करवा दो। क्लियर? अच्छा, और कोई सवाल? नहीं, और कोई सवाल नहीं। आगे बढ़ते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे। अच्छा जी, अब देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। बड़ी आसान सी बात है कि गारंटी क्या होता है कि आप प्रॉमिस करते हैं किसी की परफॉर्मेंस का, किसी थर्ड पार्टी देखिए अगर वो डिफॉल्ट कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, आप कोई बाइक वगैरह लेने जाए, वो अक्सर बोलते हैं गारंटी क्या है, गारंटी मांग लेते हैं ना, तो आपका कोई दोस्त गारंटी ले लेता है। तो वो बेसिकली किस चीज की गारंटी लेता है? वो बोलता है यार अगर इसने डिफॉल्ट किया तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। यही चीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होती है। ठीक है, कि जब आप किसी की गारंटी ले लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही आपके प्रॉमिस के ऊपर हो रहा होता है। अगर आप प्रॉमिस ना करें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए को मिस्टर बी से लोन चाहिए और मिस्टर ए ने मिस्टर सी से कहा कि अगर आप गारंटी ले लें तो ये मिस्टर बी जो है वो मुझे लोन प्रोवाइड कर देंगे। मिस्टर सी ने कहा चलें ठीक है, मिस्टर सी ने बी को बोला आप इनको लोन प्रोवाइड कर दें, अगर ये डिफॉल्ट करेंगे तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो ये दरहकीकत उन्होंने गारंटी ले ली और इनके प्रॉमिस के ही ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। तो यही चीज गारंटी कहलाती है कि जब आप किसी की
गारंटी लें कि अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो मैं पेमेंट करूंगा, या मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगा, या मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगा। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं कि उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किया है। और नॉर्मली ये किसी को लोन लेने से या गुड्स वगैरह को क्रेडिट लेने पे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किया जाता है। अब अगर देखें तो इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हो गए। एक तो वो शख्स हो गया जिसने ओरिजिनली खुद लोन लिया है या गुड्स क्रेडिट पे लिए, वो कहलाएगा प्रिंसिपल डेटर। ये डेप्टर नहीं होता है, ये डेटर होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी साइलेंट होता है। तो प्रिंसिपल डेटर कहलाएगा। दूसरा वो शख्स हो गया जो लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, वो कहलाएगा क्रेडिटर। और तीसरा वो शख्स हो गया जो कि गारंटी ले रहा है, वो कहलाएगा श्योरिटी। जो श्योरिटी ले रहा है वो कहलाएगा श्योरिटी। तो पहली बात अगर इसमें गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है। एक क्वेश्चन देख लें। इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कोलेटरल, मेरे ख्याल से आप कोलेटरल इवेंट की बात कर रहे हैं कि इसके साथ कोई इवेंट अटैच है। हाँ, तो डिफॉल्ट का इवेंट अटैच है ना। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी परफॉर्म ही तब होगा, आप श्योरिटी कब परफॉर्म करेगा, और श्योरिटी परफॉर्म ही तब करेगा जब जो कोलेटरल इवेंट आपने डिफॉल्ट का अटैच किया है वो अकर हो जाए। It will be noticed that in a contract of guarantee, it will be noticed that a contract of guarantee there are 3 separate contracts. क्या क्या है? 3 separate contract है। One between the principal debtor and the creditor, and the second between the creditor and the surety, and the third between the surety and the principal debtor, wherein the principal debtor requests the surety to act as surety and impliedly promise to indemnify the surety in case the surety incurs liability. It is the essence of a contract of guarantee that there should be a liability existing or future enforceable at law. Thus, a guarantee given for non-enforceable obligation, example a time bar debt, is not good. ठीक है? देखिए, अब वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया कि इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एक तो आपका प्रिंसिपल डेटर, एक क्रेडिटर और एक आपका श्योरिटी। तो दर हकीकत एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 कमिटमेंट्स हो रहे हैं। पहला तो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में हो रहा है, दूसरा फिर प्रिंसिपल क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में हो रहा है, और तीसरा जो है वो श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में हो रहा है। ठीक है, अच्छा, मजीद इसमें एक बात लिखी है, 10 कॉन्ट्रैक्ट गारंटी गिवन फॉर अ नॉन इन्फोर्सेबल ऑब्लिगेशन अ टाइम बार डेट इज नॉट गुड। कि आप किसी नॉन इन्फोर्सेबल ऑब्लिगेशन के लिए अगर गारंटी देते हैं तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें नॉर्मली एग्जिस्टिंग लायबिलिटी के लिए भी गारंटी दी जा सकती है, फ्यूचर के लिए भी दी जा सकती है। तो हमने जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि नॉन इन्फोर्सेबल ऑब्लिगेशन ना हो, जैसे कि टाइम बार डेट। टाइम बार डेट की गारंटी आप नहीं दें किसी को, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, कंसिडरेशन क्या होगी गारंटी में? बिल्कुल कंसिडरेशन होगी। ठीक है, क्योंकि आप इसमें ये बात कह सकते हैं कि इसमें कंसिडरेशन कैसे निकलेगी। प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का तो समझ में आ रहा है। श्योरिटी के लिए क्या है? श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में क्या है? एक सवाल आया सर, प्रिंसिपल डेटर रिक्वेस्ट श्योरिटी वाली लाइन एक्सप्लेन कर दें। ये लाइन मैंने पढ़ाई कब थी? नहीं, ये कोई लाइन नहीं थी, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा था। बेसिकली ये एग्जाम्पल थी कि प्रिंसिपल डेटर जो है श्योरिटी जब प्रॉमिस करेगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल डेटर, अगर फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आते हैं और आप मुझसे लोन मांगते हैं, तो मैं आपको क्या बोलूंगा? ठीक है, एक गारंटर लाएं अपने साथ।
अब आप क्या करेंगे, आप ही जाके ढूंढेंगे ना गारंटर। अब जब गारंटर ढूंढेंगे अपने किसी दोस्त को, भाई को, तो आप उसको रिक्वेस्ट करके लाएंगे ना। तो ये है बेसिकली, यही लाइन है बेसिकली। ठीक है, कि प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी से रिक्वेस्ट करेगा कि आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड मेरी गारंटी ले लें। फिर हम मजीद चलते हैं, कंसिडरेशन क्या होगी इस कॉन्ट्रैक्ट में। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लाइक, एक क्वेश्चन और है, बता तो दी, वही लाइन तो है ना, बता तो दी आपको कि जब भी आपको अगर मैं अभी बोलूं कि आप जो है मेरे से लोन लेने आ रहे हैं, मैं आपको बोलूं ठीक है एक गारंटर लाएं, तो आप जाके, आप प्रिंसिपल डेटर है, मैं क्रेडिटर हूं, तो मैं तो आपके लिए गारंटर नहीं ढूंढूंगा ना, गारंटर तो आप खुद ढूंढ के लाएंगे मेरे लिए। ठीक है, तो आप जो रिक्वेस्ट करेंगे वही तो है लाइन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सॉरी कंसिडरेशन फॉर गारंटी। अब इसमें कंसिडरेशन क्या होगी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लाइक एवरी अदर कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आल्सो सैटिस्फाई ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात उन्होंने क्या बोली, उन्होंने बोला जनाब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ये भी तमाम एसेंशियल एलिमेंट्स अपने साथ कैरी करता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह। अच्छा, एक सवाल आया सर, अगर प्रिंसिपल डेटर फ्रॉड करता है तो श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल होगा? हाँ, अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो श्योरिटी ही रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उसी ने गारंटी ली थी। ठीक है जी। अब पहली बात तो कह दी उन्होंने कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लाइक एवरी अदर कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आल्सो सैटिस्फाई ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ये हर कॉन्ट्रैक्ट की तरह तमाम एसेंशियल एलिमेंट्स को अपने अंदर कैरी करता है, जैसे कि कॉन्सेंट भी जेन्युइन होगा, ऑब्जेक्ट की लीगलिटी होगी, कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टीज होगी, तो ये तमाम चीजें जो है, कैपेसिटी वगैरह, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये तमाम चीजें ये भी अपने अंदर कैरी करता है। इसी तरह से ये कंसिडरेशन भी सपोर्ट करता है। किस तरह से देखें, आप इसमें ये बोल सकते हैं कि श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में क्या कंसिडरेशन, इस पे सवाल उठ सकता है कि भाई श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में क्या कंसिडरेशन है। लेकिन यही बात लिखी, इट शुड आल्सो बी सपोर्टेड बाय सम कंसिडरेशन बट देयर नीड बी नो डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर एंड द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट फॉर द श्योरिटी। देखिए इसमें सीन क्या है, ये सवाल क्यों उठ रहा है कि कंसिडरेशन की हेडिंग हम अलग से पढ़ रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं देखता हूं तो वो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, ठीक है, एक को पैसे मिलेंगे, एक को गुड्स मिलेंगी, क्लियर है, दोनों को एक दूसरे की कंसिडरेशन मिल रही है। श्योरिटी के प्रॉमिस पे श्योरिटी को क्या कंसिडरेशन मिली है, ये बात समझते हैं। श्योरिटी क्रेडिटर को प्रॉमिस दे रहा है, बदले में उसको क्या मिल रहा है? बदले में ये मिल रहा है कि जो डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं मिल रही, उसको बेसिकली इनडायरेक्ट कंसिडरेशन मिली। किस तरह से? क्योंकि उसके प्रॉमिस की बेस पे प्रिंसिपल डेटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, उसके प्रॉमिस की ही बेस पे क्रेडिटर जो है उसको गुड्स वगैरह प्रोवाइड करेगा प्रिंसिपल डेटर को। तो ठीक है, वो डायरेक्ट श्योरिटी को गुड्स नहीं दे रहा, लेकिन वो प्रिंसिपल डेटर को गुड्स दे रहा है, इसलिए श्योरिटी की कंसिडरेशन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कंसिडरेशन है। क्योंकि अगर ये प्रॉमिस नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं करता क्रेडिटर, इसके प्रॉमिस की वजह से ही उसने प्रिंसिपल डेटर को लोन वगैरह दिया है, तो इसके लिए यही कंसिडरेशन इनफ। अच्छा, कोई ठीक है, तो इसके लिए यही कंसिडरेशन इनफ है, इसी वजह से हमने अलग से पढ़ा, क्योंकि इसके प्रॉमिस की ही बेस पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाता है। तो देखिए, चाहे तो ये एग्जांपल देख लें, इसमें इलस्ट्रेशन लिखी हुई है, देखें। देखिए कंसिडरेशन हम यहाँ पे क्यों अलग से देख रहे हैं, क्योंकि ठीक है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का तो हमें समझ में आ रहा है, एक को लोन मिल रहा है, एक को गुड्स वगैरह क्रेडिट पे मिल रही है, एक को पैसे मिल रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है, दोनों एक दूसरे की कंसिडरेशन कर रहे हैं। प्रोमिसी की क्या, श्योरिटी की क्या डायरेक्ट कंसिडरेशन बन रही है? वो प्रॉमिस तो दे रहा है लेकिन उसको कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं मिल रही। देखिए उसको अपने प्रॉमिस के अगेंस्ट में जो इनडायरेक्ट कंसिडरेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि उसके प्रॉमिस की ही बेस पे क्रेडिटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अगर वो प्रॉमिस नहीं करता तो क्रेडिटर कभी भी प्रिंसिपल डेटर को गुड्स क्रेडिट पे नहीं देता। ठीक है, वो गुड्स उसको क्रेडिट पे दे ही इसलिए रहा है
क्योंकि श्योरिटी ने उसको प्रॉमिस किया है। तो श्योरिटी की कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन तो नहीं है कि क्रेडिटर डायरेक्टली श्योरिटी को कुछ दे रहा है, लेकिन वो जो प्रिंसिपल डेटर को कंसिडरेशन गुड्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है वो ही सफिशिएंट कंसिडरेशन है श्योरिटी के प्रॉमिस के अगेंस्ट में। ठीक है, वो श्योरिटी के प्रॉमिस के अगेंस्ट में एक सफिशिएंट कंसिडरेशन बनती है। अगर हम चाहें तो इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। देखें, बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, बी ने ए को रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे गुड्स सेल आउट कर दें और डिलीवर कर दें क्रेडिट पे, मतलब उधार। ए एग्रीज टू डू सो प्रोवाइडेड सी विल गारंटी द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स। ए ने कहा ठीक है मैं तैयार हूं अगर सी आपकी गारंटी ले ले। ए ने क्या कहा, मैं तैयार हूं अगर सी आपकी गारंटी ले ले। सी प्रोमिसेस टू गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन। इसका मतलब है अगर सी गारंटी नहीं लेते तो ए क्या उन्हें गुड्स उधार पे देते? कभी भी नहीं देते। अगर सी गारंटी नहीं लेते तो ए उन्हें गुड्स उधार पे नहीं देते। तो यही वजह है कि सी का जो प्रॉमिस था, सी promises to guarantee the payment in consideration of A's promise to deliver the goods. This is sufficient consideration for C promise. जब इन्होंने प्रॉमिस किया कि हाँ ठीक है मैं उसके डिफॉल्ट की गारंटी लेता हूं, तो ए ने गुड्स डिलीवर्ड करी और सी के प्रॉमिस के अगेंस्ट में ये एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है कि सी ए ने बी को गुड्स डिलीवर्ड कर दी, क्योंकि ये सी को डायरेक्ट तो कुछ नहीं मिला, ये बेसिकली इनडायरेक्ट कंसिडरेशन आई। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें मजीद में देख लो कोई पॉइंट है डिस्कस कराने में। अच्छा, इसमें आ जाए, एक और चीज का याद रखिएगा कि गारंटी कभी भी पास डेट की नहीं ली आती। इलस्ट्रेशन बी देखें, ए सेल्स एंड डिलीवर गुड्स टू बी। ए ने गुड सेल भी कर दी और डिलीवर भी कर दी बी को। ठीक है, सी आफ्टरवर्ड्स रिक्वेस्ट ए टू फॉरबियर टू सू बी for the debt for a year and promises that if it does so, C will pay for them in default of payment by B. A agrees to forbear as requested. This is a sufficient consideration of C promise. अच्छा, C देखें, ये तो नॉर्मल एग्जांपल दी। A sells and delivers goods to B. C afterwards, without consideration, agrees to pay for them in default of B. The agreement is void. अब इसमें देखिए फर्क है। जो हमने पहली एग्जांपल पढ़ी थी उसमें क्या था, ए ने कहा कि ठीक है मैं इन्हें गुड्स डिलीवर करूंगा लेकिन तुम पहले गारंटी लो। तुम पहले गारंटी लोगे तो मैं गुड्स डिलीवर्ड करूंगा। इसका मतलब है सी के प्रॉमिस पे गुड्स डिलीवर्ड होंगी तो कंसिडरेशन मिल रही है आपको कि सी के प्रॉमिस के अगेंस्ट में वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, तो ये तो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है, वैलिड बात है। इलस्ट्रेशन सी में क्या हो रहा है, ए ने गुड्स सेल भी कर दी और बी को डिलीवर भी कर दी। उसके बाद सी बोल लें कि मैं बी की गारंटी ले रहा हूं, तो अब सी के प्रॉमिस के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं हो रहा, तो यहां पे ये विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, क्योंकि देखें कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, गुड्स सेल भी हो चुकी है, गुड्स डिलीवर्ड भी हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी परफॉर्म्ड है। अब तो पेमेंट की बारी है। आधा कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म हुआ है ना, एग्जीक्यूटेड है, आधा कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब तो पेमेंट की बारी है। तो आज अगर आप जाके किसी की पास डेट के लिए कोई गारंटी लेते हैं तो वो एक इनवैलिड गारंटी होती है। क्यों? क्योंकि आप जो है आपके प्रॉमिस के अगेंस्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं मिलती, तो इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। क्योंकि पहले वाली में था कि अगर तुम गारंटी लोगे तो मैं गुड्स डिलीवर करूंगा, इसका मतलब है पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा था तुम्हारी गारंटी के ऊपर। आज तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी परफॉर्म्ड हुआ है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड हुआ है तो कोई गारंटी काबिल कबूल नहीं होती। गारंटी का हमेशा फ्रेश होना जरूरी है, यही बात लिखी हुई है। द थर्ड इलस्ट्रेशन टू सेक्शन एज रिप्रोड्यूस्ड अबव implies that a guarantee for a past debt would be invalid. तो चाहे तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि किसी भी पास डेट के लिए अगर कोई गारंटी आप ले रहे हो
तो वो एक इनवैलिड गारंटी होती है। देयर मस्ट बी सम फ्रेश कंसिडरेशन मूविंग फ्रॉम द क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ गारंटी। सर सी और ए का एग्रीमेंट वाइड एप इनिशियो है, बिल्कुल कोई गारंटी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि देखो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर चुका है ए बी के साथ, आज सी कैसे गारंटी ले रहे हैं जाके? क्योंकि सी के प्रॉमिस, देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा कि इसमें कंसिडरेशन के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, ठीक है, ये हम पहले पढ़कर आ रहे हैं। हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़ी थी, नो रूल्स नो कंसिडरेशन की, नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन में, वहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसका मतलब है ये वहां पे नहीं आता, इसमें कंसिडरेशन का होना जरूरी है। फिर हमने पढ़ा कि कंसिडरेशन कैसे निकलेगी श्योरिटी की। देखिए श्योरिटी के प्रॉमिस के ऊपर ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है। जब श्योरिटी के प्रॉमिस के ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है तो हमने कहा कि श्योरिटी के प्रॉमिस की इनडायरेक्ट कंसिडरेशन है, इनडायरेक्टली उसको कंसिडरेशन मिल रही है क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा है तो क्रेडिटर पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये कब हो रहा है? जब तुम्हारी गारंटी के ऊपर कोई चीज परफॉर्म हो रही है। अगर पास डेट है, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक शख्स ने दूसरे को गुड्स ऑलरेडी डिलीवर्ड की हुई है, फिर जाके तुम उसकी गारंटी ले रहे हो, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे गारंटी लेने से ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ है कि तुमने प्रॉमिस किया हो और उसके अगेंस्ट में तुम्हें कोई कंसिडरेशन मिली हो? नहीं, तुम्हारे गारंटी लेने से परफॉर्म नहीं हुआ, इसका मतलब है ये पास डेट था, और पास डेट की गारंटी हमेशा इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? वजह यही है कि तुम्हारे प्रॉमिस के अगेंस्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी परफॉर्म्ड है, ठीक है। अब देखें मजीद इसमें और थोड़ा सा हम गुफ्तगू कर लेते हैं, बी को भी, इलस्ट्रेशन को भी देख लेते हैं। देखिए ए इलस्ट्रेशन आपने समझ ली, ए क्या थी, ए, दोबारा से तीनों को देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में मजीद बता दूं ये, ताकि अगर पेपर में कुछ आ जाए इससे मिलता जुलता तो आपको परेशानी ना हो। देखिए पहले एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन पढ़े, अब दोबारा से पढ़ें। बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। रिक्वेस्ट की है बी ने ए से कि तुम मुझे गुड सेल करो और डिलीवर करो क्रेडिट। ए ने कहा ठीक है मैं गुड सेल भी करूंगा डिलीवर भी करूंगा अगर सी तुम्हारी गारंटी ले ले। ठीक है जी, सी तुम्हारी गारंटी ले लें तो मैं गुड्स क्लियर भी करूंगा और डिलीवर भी करूंगा। सी ने कहा ठीक है मैं गारंटी लेता हूं, सी ने गारंटी ली, ए ने गुड्स डिलीवर कर दिया। अब यहां अगर हम देखें तो सी की प्रॉमिस पे एक सफिशिएंट कंसीडरेशन, इनडायरेक्ट कंसीडरेशन मिली कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। अब आए सी में दोबारा, सी क्या थी, ए सेल्स एंड डिलीवर्ड गुड्स टू बी। ए ने गुड्स सेल करी और डिलीवर करी किसको, बी को, ऑलरेडी सारी चीजें हो गई। उसके बाद सी गए, सी ने बोला कि अगर बी ने पेमेंट नहीं दी तो मैं तुम्हें पे करूंगा, बी ने पेमेंट नहीं दी तो मैं तुम्हें पे करूंगा। तो यहां पे क्या है, सी के प्रॉमिस की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो रहा, इस वजह से सी की गारंटी जो है वो एक इनवैलिड है और ये वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है, गारंटी काबिल कबूल नहीं है, इनवैलिड है क्योंकि पास डेट हो गया। अब देखिए होता क्या है, ए ने सेल करी और डिलीवर करी गुड्स बी को। तीसरे में वो कह रहा है कि अगर बी पेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो मैं पे कर दूंगा। अच्छा नॉर्मल सिनेरियो में हम देखें तो अगर ए बी को गुड्स डिलीवर करते हैं और बी पेमेंट में डिफॉल्ट करते हैं तो ए क्या करेंगे, ए उन पे सूट फाइल करेंगे, यही होगा, ए उन पे सूट फाइल करेंगे, ठीक है। लेकिन सी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सी कह रहे हैं कि अगर वो पेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो मैं तुम्हें पे करूंगा, मतलब पास्ट की ही बात कर रहे हैं कि अगर वो तुम्हें पेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो मैं तुम्हें पे कर दूंगा, ठीक है, ये वो पास्ट की बात कर रहे हैं, ये तो इनवैलिड गारंटी। बी में आए, बी इलस्ट्रेशन पढ़े, ए सेल्स एंड डिलीवर गुड्स टू बी। ए ने गुड्स सेल भी कर दी और बी को डिलीवर्ड भी कर दी। सी आफ्टरवर्ड रिक्वेस्ट ए to forbear to sue B for the debt for a 1 year and promises that if it does so, C will pay for them in default of payment by A.
A agrees to forbear as requested. This is a sufficient consideration for C's promise. अब देखें B में भी डेट जो है वो पास्ट है, लेकिन C प्रॉमिस क्या कर रहे हैं? C गारंटी ये नहीं ले रहे कि अगर इसने डिफॉल्ट करा तो मैं तुम्हें पे करूंगा। C गारंटी ले रहे हैं कि अगर तुम इसको 1 साल मजीद दे दो, पेमेंट के लिए इस पे सूट फाइल ना करो, 1 साल मजीद दो और तुम इस पे सूट फाइल ना करो, और अगर ये 1 साल बाद नहीं दे पाया तो मैं तुम्हें पे करूंगा। अब अगर बी को देखें, इलस्ट्रेशन बी को अगर आप देखते हैं तो इलस्ट्रेशन बी में सी के प्रॉमिस के अगेंस्ट में कोई चीज परफॉर्म हो रही है। कौन सी परफॉर्म हो रही है? वो ये परफॉर्म हो रही है कि ए 1 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं सूट फाइल करना। ये क्या कर रहे हैं? 1 साल के लिए सूट फाइल करना होल्ड कर रहे हैं। तो वो जो होल्ड करना है वो सी के प्रॉमिस की कंसिडरेशन होगा। इसका मतलब है वैलिड गारंटी। गुड्स डिलीवर्ड वहां भी है, सेल वहां भी हुई है, लेकिन वो गारंटी उसकी नहीं ले रहे पेमेंट की। वो कह रहे हैं कि अगर तुम मजीद 1 साल दो, मतलब जब वो गारंटी ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में वो कुछ करवा रहे हैं। जो वो कुछ करवा रहे हैं ना, वो उनकी कंसिडरेशन आ रही है। तो जहां श्योरिटी के प्रॉमिस के अगेंस्ट में कंसिडरेशन आएगी, वहां पे हम कहेंगे कि ये जो है एक वैलिड गारंटी है। जहां श्योरिटी के प्रॉमिस के अगेंस्ट में कोई इनडायरेक्ट कंसिडरेशन हमें नहीं मिलेगी, वहां सॉरी, जहां प्रॉमिसी के, तो जहां श्योरिटी के प्रॉमिस के अगेंस्ट में हमें कोई इनडायरेक्ट कंसिडरेशन मिलेगी तो हम कहेंगे वैलिड गारंटी है। और जहां श्योरिटी के प्रॉमिस के अगेंस्ट में हमें कोई इनडायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं मिलती, हम कहेंगे कि ये एक इनवैलिड गारंटी। ठीक है, देखिए एक शख्स ने पूछा सर पॉइंट सी। देखिए पॉइंट सी और बी में फर्क है। बी सी इलस्ट्रेशन को देखिए क्या बोल रहा है वो। ए ने बी को गुड्स डिलीवर्ड करी और उसके बाद सी ने आके उनकी जमानत ली कि ये डिफॉल्ट करेंगे तो मैं पे करूंगा। मुझे एक बात बताएं, ए ने जब गुड्स डिलीवर्ड करी और सी, अच्छा जब सी ने जमानत ली कि ठीक है अगर ये डिफॉल्ट करते हैं तो मैं पेमेंट करूंगा, क्या ए ने उसके अगेंस्ट में कुछ किया? कुछ भी नहीं कर रहे ये तो। वो डिफॉल्ट करेंगे या आपसे पेमेंट ले लेंगे। कोई काम तो नहीं कर रहे आपके, क्या आपके प्रॉमिस के ऊपर कोई काम कराओ? कोई काम तो नहीं कर रहे ना आपके प्रॉमिस के ऊपर कि वो शायद बी पे केस ना कर रहे हो या कुछ भी ना कर रहे हो, कुछ भी चीज नहीं रोक रहे। मतलब आप एक प्रॉमिस तो कर रहे हैं कि अगर उसने पे नहीं करा तो मैं पे कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म है। लेकिन सी आपके प्रॉमिस के ऊपर कोई काम कर नहीं रहे। बी इलस्ट्रेशन में क्या फर्क है कि सी रिक्वेस्ट ए को ये नहीं कर रही डिफॉल्ट करेगा तो मैं पे करूंगा। उन्होंने एक काम भी बोला है उसको। उन्होंने क्या बोला कि मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर तुम इसको 1 साल मजीद दे दो पेमेंट का और फिर भी ये पे ना कर पाया तो मैं उसके अगेंस्ट में पे करूंगा। ये फर्क है। तो ऊपर जो सी प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं उसके जगह पे करूंगा, वहां पे वो कुछ अगेंस्ट में ले भी रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 1 ईयर का टाइम स्पेन ले रहे हैं, टाइम पीरियड ले रहे हैं। लेकिन सी में क्या हो रहा है, इलस्ट्रेशन वो उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं ले रहे, क्योंकि बी में सी के प्रॉमिस के अगेंस्ट में एक कंसिडरेशन मिल रही है 1 साल का मजीद टाइम। तो वहां वो एक वैलिड गारंटी है, क्योंकि एक इनडायरेक्ट कंसिडरेशन मिल रही है कि बी को मजीद 1 साल का टाइम मिलेगा। लेकिन क्योंकि इलस्ट्रेशन सी में जब सी जो है वो प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में कोई कंसिडरेशन उन्हें नहीं मिल रही। तो यही वजह है कि एग्रीमेंट जो सी इलस्ट्रेशन है ये एक इनवैलिड गारंटी है। क्लियर है? तो जब भी पास डेट की बात हो तो उसमें ये चीज भी जरूर देखिएगा एमसीक्यूज में कि ये पास डेट तो है, देखिए पास डेट तो ऊपर वाले में भी है, बी इलस्ट्रेशन में भी, क्योंकि वो ऑलरेडी डिलीवर्ड हुआ था। ठीक है, लेकिन ये चीज जरूर देखें कि श्योरिटी के प्रॉमिस के अगेंस्ट में कुछ हो रहा है। अगर श्योरिटी के प्रॉमिस के अगेंस्ट में कुछ हो रहा है तो फिर तो वो वैलिड गारंटी हो जाती है। अगर उसके प्रॉमिस के अगेंस्ट में कुछ नहीं हो रहा होता तो फिर वो इनवैलिड गारंटी है, क्योंकि दर हकीकत हमने कंसिडरेशन ढूंढनी है। प्रॉमिस के अगेंस्ट में कुछ हो रहा है, भले डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कंसिडरेशन मौजूद है, वैलिड गारंटी। प्रॉमिस के अगेंस्ट में कुछ नहीं हो रहा, इनवैलिड गारंटी। यही वजह है सी इलस्ट्रेशन में प्रॉमिस के अगेंस्ट में कुछ नहीं हो रहा, हालांकि पास डेट ही था। बी इलस्ट्रेशन में सी के प्रॉमिस के अगेंस्ट में 1 साल का मजीद टाइम मिल रहा है, हालांकि वो भी पास डेट है। ठीक है, लेकिन वो एक वैलिड गारंटी। तो इस बहुत मामूली सा फर्क है, लेकिन इसको ध्यान से पढ़िएगा पेपर में। ठीक है, आगे बढ़े।
अच्छा जी, एक क्वेश्चन शायद और आया है, नहीं बच्चे ने बोला क्लियर है सर। अच्छा जी, डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसको पढ़ लिएगा और कुछ समझ में ना आए तो मुझसे आप थर्सडे को पूछ लिएगा। बहुत आसान आसान सी चीजें, वही एक में 2 पार्टी होती है, एक में 3 पार्टी होती है, एक का ऑब्जेक्ट लॉस को इंडेमनीफाई करना, ही तमाम चीजें ये हम पढ़ते हैं। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। श्योरिटी की लायबिलिटी की नेचर क्या है और उसकी एक्सटेंट कैसे, क्योंकि देखें बेसिकली अगर 2 पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमें इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप डिफॉल्ट करते हैं आपकी लायबिलिटी मैच्योर हो जाती है, आपने पे करना होता है। ठीक है, आपकी लायबिलिटी आपकी अकेले की होती है ना, उसमें तो आपने ही पे करना है, भले आप डिफॉल्ट ना भी करें तो पे तो आप नहीं करना है, तो वहां तो हमने ये चीज पढ़नी ही नहीं होती। यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि क्योंकि हमारे पास 3 पार्टी है, प्रिंसिपल डेटर भी है और श्योरिटी भी है, ऑपरेटर भी है। जब ये 3 पार्टियां आ गई तो यहाँ पे हमने श्योरिटी की लायबिलिटी को चेक करना पड़ेगा कि श्योरिटी की लायबिलिटी कब की नेचर क्या है और उसकी एक्सटेंशन क्या है, कि वो कहां तक की है। ठीक है, अच्छा दो एक बातें मैं मजीद आपको बता दूं, ऊपर ही ना यहाँ पे गारंटी से लिंक, अगर कोई भी गारंटी आप किसी के जरिए भी मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के जरिए लेते हैं तो ये तमाम की तमाम बातें जो हैं वो इनवैलिड गारंटी होती है, गारंटी प्रॉपर नहीं होती। ये मजीद याद रखिएगा कि जैसे कि अगर आपने किसी कैशियर को नौकरी से निकाला था कि उसने फ्रॉड या कोई भी चीज करी थी, ठीक है, उसका पास डाटा है कि वो एक दफा ऑफिस से निकाला जा चुका है, भले वो ऐसे ही निकाला गया। ठीक है, आप एक शख्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि यार मैं इसको नौकरी पे रख लूं अगर तुम इसकी गारंटी ले लो, और आप उसको ये बात नहीं बता रहे कि ये शख्स इधर से पहले भी एक दफा ऑफिस से निकाला गया है। ठीक है, अब देखें अगर आप विद इंटेंशन टू डिसीव कर रहे हैं तो ये फ्रॉड हो गया। विदाउट इंटेंशन टू डिसीव है कि ठीक है आप बताना भूल गए या कुछ भी हुआ, बाय मिस्टेक आप बताना भूल गए, तो भी ये क्या हुआ, या आपको खुद ही ये बात नहीं पता थी कि ये इस ऑफिस से एक दफा निकाला जा चुका है पहले भी, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, अगर इस तरह से भी आप कोई गारंटी हासिल करते हैं तो वो एक इनवैलिड गारंटी होती है। अगर आप किसी भी चीज की कोई कंसीलमेंट करें या कोई भी आप मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड करके कोई गारंटी हासिल करते हैं किसी की, तो वो भी एक इनवैलिड गारंटी में आता है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा जी, हम वापस आ जाते हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, कि श्योरिटी की लायबिलिटी की नेचर या एक्सटेंट क्या होती है, किस हद तक होती है। Regarding the extent of surety's liability, Section 128 provides thus: the liability of the surety is coextensive with that the principal debtor, unless it is otherwise provided by the contract. The phrase coextensive with that of the principal debtor shows the quantum of surety's liability. Accordingly, the quantum of obligation of a surety liability is the same as that of a principal debtor, unless there is a contract to the contrary. In general, it will be neither more nor less, although by special contract it may be less than that of a principal debtor, but never greater. कह रहे हैं कि श्योरिटी की लायबिलिटी की नेचर क्या है। ठीक है, नेचर क्या है कि कहते हैं कि इसकी लायबिलिटी बिल्कुल वैसे ही होती है कोएक्सटेंसिव जैसे कि प्रिंसिपल डेटर की। देखें, अगर गुड्स मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10 लाख रुपए की गुड्स डिलीवर्ड करी थी और सी ने गारंटी ली थी कि अगर बी डिफॉल्ट करते हैं तो मैं पे करूंगा। ठीक है, तो को एक्सटेंसिव लायबिलिटी इसका मतलब है डिफॉल्ट के बाद सेम लायबिलिटी जो प्रिंसिपल डेटर की थी वो शिफ्ट हो जाएगी किस पे, श्योरिटी के ऊपर। ठीक है, कि अगर 10 लाख प्रिंसिपल डेटर नहीं दे पाए तो 10 लाख कौन देगा, श्योरिटी देंगे। ये होता है को एक्सटेंसिव। लेकिन इसमें एक चीज हमेशा श्योरिटी की लायबिलिटी को एक्सटेंसिव ही आती है कि जैसे प्रिंसिपल डेटर की होती है वैसे ही श्योरिटी की हो जाती है। अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो सेम लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है श्योरिटी को, सेम अमाउंट। बाज औकात ऐसा होता है हम एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं कि नहीं देखिए आप इसको 10 लाख की गुड्स दे रहे हैं
और अगर ये डिफॉल्ट करता है तो मैं सिर्फ 5 लाख तक इसकी श्योरिटी लूंगा, बाकी नहीं लूंगा, 5 लाख तक मैं पे करूंगा। अगर ये चीज एग्रीड है, क्योंकि देखिए ना इसमें लिखा है कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, ठीक है, कि मतलब रिलीफ है, आप चाहें तो अमाउंट को कम कर सकते हैं, ठीक है, तो अलाउ है, आप कर लें। अगर ऐसा है तो फिर आप सिर्फ 5 लाख पे करेंगे, प्रिंसिपल डेटर की 10 लाख थी लेकिन डिफॉल्ट हुआ, आप सिर्फ 5 लाख पे करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा, ये आप नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट में कि प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी 10 लाख थी और आप श्योरिटी से बोले अगर इसने डिफॉल्ट करा तो तुम मुझे 12 लाख रुपए पे करोगे, नहीं, ये अलाउ नहीं। लेस तो हो सकती है प्रिंसिपल डेटर से उसकी लायबिलिटी, लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। अब मजीद इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं तकरीबन। ठीक है जी, इधर आ जाए। सेक्शन 128 प्रोवाइड्स ओनली फॉर द मैक्सिमम एक्सटेंट। एक मिनट, एक सवाल है सर, प्लीज एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट दोबारा करता हूँ। देखें, श्योरिटी की लायबिलिटी जो है वो बेसिकली को एक्सटेंसिव होती है प्रिंसिपल डेटर के साथ। को एक्सटेंसिव के मायने होते हैं कि श्योरिटी की लायबिलिटी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि प्रिंसिपल डेटर की। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी को गुड्स डिलीवर्ड करी थी सी की गारंटी पे 10 लाख रुपए की, तो सेम अगर बी डिफॉल्ट करते हैं तो सेम वही 10 लाख रुपए अब कौन पे करेगा? सी पे करेंगे, क्योंकि ये श्योरिटी है। तो सेम लायबिलिटी होती है बिल्कुल। अगर डिफॉल्ट होता है प्रिंसिपल डेटर से लायबिलिटी सेम मूव कर जाती है श्योरिटी के ऊपर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी की इजाजत है कि आप कर सकते हैं। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि आप गारंटी इस तरह से लें कि ए बी के पास गए, बी ए के पास गए कि मुझे 10 लाख की गुड्स दे दो। ए ने सी से कहा कि भाई अगर तुम इसकी गारंटी लो मैं गुड्स दे दूंगा इसको। सी ने कहा मैं गारंटी तो लूंगा लेकिन 10 की नहीं, मैं सिर्फ 5 लाख की ले रहा हूँ। अब गुड्स डिलीवर्ड करिए ए ने कितने की? 10 लाख की। सी ने गारंटी ली 5 लाख की। अगर बी डिफॉल्ट करते हैं तो सी की गारंटी जो है, श्योरिटी की जो गारंटी है, वो वहीं तक होगी जहां तक कि स्पेशल एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ 5 लाख रुपए, 10 नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि आप लाइबिलिटी को कम तो करवा सकते हैं श्योरिटी की, कि कम रखवा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल। वैसे तो ये बिल्कुल सेम ही होती है, जो प्रिंसिपल लेटर की है वही मूव कर जाती है श्योरिटी के ऊपर। लेकिन अगर आप चाहें तो आप स्पेशल एग्रीमेंट के थ्रू जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा हो आप इसको कम रखवा सकते हैं। लेकिन कभी आप ऐसे नहीं रखवा सकते कि प्रिंसिपल लेटर की 10 लाख थी, आप अपनी 12 लाख रखवा के बैठे हैं। नहीं, ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है, ये लॉ ने अलाउ किया, ठीक है। मजीद इसी में आगे पढ़ते हैं। Section 128 provides only for the maximum extent of surety's liability in that it does not deal with the nature of surety's liability. For this, we have to depend upon some other provisions of the Contract Act and judicial decisions on the basis of which the following generalization can be made regarding the nature of surety's liability. अब वो बोल रहे हैं कि देखें जो सेक्शन 128 आपने ऊपर पढ़ा था वो सिर्फ मैक्सिमम एक्सटेंट बता रहा था कि श्योरिटी की लायबिलिटी कहां तक हो सकती है। तो मैक्सिमम एक्सटेंट क्या है कि जितनी प्रिंसिपल की उतनी हो सकती है, और वैसे तो प्रिंसिपल के बराबर ही होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो कम रखवा सकते हैं, लेकिन कभी ज्यादा नहीं रखवा सकते, ठीक है। लेकिन मजीद हम इसमें नेचर जानने के लिए हम कुछ जुडिशियल डिसीजंस देखेंगे और मजीद दूसरे सेक्शंस को देखेंगे, कुछ डिसीजंस को भी देखेंगे कि कोर्ट ने क्या क्या फैसले किए थे जिसकी बेस पे हमने उसकी नेचर को डिफाइन किया लायबिलिटी की। तो पहला पॉइंट, द लायबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी इज अ सेकेंडरी और कंटीजेंट। The surety is liable only on default of the principal debtor. Thus, if the surety becomes insolvent before default by the principal debtor, the creditor cannot prove against surety's official receiver in insolvency. कह रहे हैं कि जो श्योरिटी की लायबिलिटी होती है वो हमेशा सेकेंडरी होती है, कभी भी प्राइमरी नहीं होती। मतलब पहले हमेशा प्रिंसिपल डेटर को अप्रोच किया जाता है पेमेंट के लिए, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो श्योरिटी देता है, कभी भी डायरेक्ट श्योरिटी नहीं देता, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी लायबिलिटी सेकेंडरी हो गई और कंटीजेंट हो गई किस पे? प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट पे, ठीक है। तो अगर श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट करने से पहले खुद इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब पेमेंट की ड्यू डेट आने से पहले वो खुद इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो क्रेडिटर कभी भी उसके अगेंस्ट में कुछ प्रूफ
नहीं कर सकता अगर वो खुद से पहले से डिफॉल्ट होगी, वो इंसॉल्वेंट होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर है यहां तक? पहला पॉइंट। अच्छा जी, सेकंड में आ जाए। The liability of the surety arises immediately on the default of the principal debtor unless there is an express provision in the contract that the creditor must in the first instance proceed against the principal debtor or must give a notice of default to the surety. If the contract is silent, the creditor may file a suit against the surety directly without suing the principal or without making the principal debtor as a co-defendant. आसान सी बात है, कह रहे हैं कि श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो फौरन से अराइज हो जाती है जैसे ही प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है। अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं पे कर पा रहा, बोल दे मैं नहीं पे कर सकता, तो श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो फौरन से अराइज हो जाएगी कि क्रेडिटर डायरेक्ट जाके श्योरिटी पे क्लेम करे कि भाई, या डायरेक्ट श्योरिटी के ऊपर सूट फाइल करे कि आप मुझे पैसे दें। लेकिन यहाँ पे भी लॉ ने आपको रिलीफ दिया हुआ है कि ये भी मुमकिन है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का करा हुआ, आपने कहा कि नहीं देखो अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट होगा तो पहले तुम इसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई करोगे, सूट वगैरह फाइल करोगे, मुझे नोटिस दोगे डिफॉल्ट का इसके, और उसके बाद मैं पे करूंगा। ठीक है, अगर आपने इस तरह का करा हुआ है तो फिर तो वही प्रोसीजर फॉलो कर। लेकिन अगर आपने साइलेंट रखा हुआ था अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो ठीक है, जिस दिन प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया उसी दिन से आपकी लायबिलिटी अराइज हो गई है और उस दिन से ही उस आपके अगेंस्ट डायरेक्ट भी सूट फाइल कर सकता है क्रेडिटर। उसको जरूरत नहीं है कि वो पहले प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में करे बाद में आपके क्रेडिटर। इन अदर वर्ड, द क्रेडिटर इज नॉट bound to exhaust his remedies। वही बात जो मैंने बताई वही लिखी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, दो है सर। इंसॉल्वेंट पे श्योरिटी पर कोई सूट फाइल नहीं होगा। जी बिल्कुल, अगर वो बिफोर द डेट ऑफ रीपेमेंट, क्योंकि देखो जो पेमेंट की डेट है वही प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट की भी होगी। अगर वो उस डेट पे डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर कभी भी कोई सूट फाइल नहीं होगा उसके लिए, सॉरी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है। पहला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, दोबारा सुन लें, बता देता हूँ। पहला पॉइंट था कि श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। क्यों सेकेंडरी हम कहते हैं? सेकेंडरी इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले प्रिंसिपल डेटर पे करेगा, अगर वो ना कर सका तो श्योरिटी पे, तो सेकेंडरी क्या। तो अगर ड्यू डेट आने से पहले, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर अगर डिफॉल्ट भी करेगा तो कब करेगा? ड्यू डेट पे ही करेगा। अगर ड्यू डेट आने से पहले श्योरिटी डिफॉल्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो फिर क्रेडिटर उसके अगेंस्ट में कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकता कि इसने गारंटी ली थी प्रिंसिपल डेटर तो ये पे करेगा, नहीं। अब वो नहीं करेगा, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। आपके डिफॉल्ट करने से पहले ही वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, सेकेंडरी लायबिलिटी। तीसरा पॉइंट, where a creditor holds securities from the principal debtor for his debt, the creditor need not first resort to these securities before suing the surety unless otherwise agreed। ठीक है जी। कह रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल क्रेडिटर ने कुछ सिक्योरिटीज भी होल्ड करी हुई थी प्रिंसिपल डेटर से, मतलब कोई भी चीज और भी सिक्योरिटी के तौर पे रखवाई भी थी, तो पहले वो श्योरिटी पे सूट फाइल करेगा, उसके बाद वो सिक्योरिटी की तरफ जाएगा। वो डायरेक्ट कभी भी सिक्योरिटी की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर कुछ और एग्रीड हुआ पता, जैसे कि इसमें लिखा है अनलेस अदरवाइज एग्रीड, मतलब लॉ ने आपको रिलीफ दिया था कि आप ये लिखवा सकते थे कि अगर देखो प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो पहले सिक्योरिटी सेल आउट करना, उसके बाद मेरी तरफ आना। अगर ऐसा कुछ आपने नहीं लिखवाया तो लॉ ये कहता है कि जब भी क्रेडिटर कुछ होल्ड करेगा प्रिंसिपल डेटर की सिक्योरिटीज, तो पहले वो श्योरिटी पे सूट फाइल करेगा, उसके बाद वो सिक्योरिटी की तरफ जाएगा, अदरवाइज वो सिक्योरिटी की तरफ नहीं जाएगा। चौथा, the surety will not be liable where the creditor has obtained guarantee by misrepresentation, a material part of the transaction, or by keeping silence as to material circumstances, obtaining guarantee for the conduct of an employee without disclosing to the surety's previous dishonesty। कह रहे हैं कि अगर क्रेडिटर ने गारंटी जो है वो कभी भी मिसरिप्रेजेंटेशन के जरिए, फ्रॉड के जरिए, इन चीजों के जरिए ली हुई थी तो वो एक इनवैलिड गारंटी है और श्योरिटी कभी भी लायबल नहीं होगा। जैसे कि किसी एम्प्लॉय की गारंटी आपने श्योरिटी से दिलवा दी
उसको ये मटेरियल फैक्ट बताए बिना कि पहले भी ये एम्प्लॉय बददियानती की वजह से ऑफिस से निकाला जा चुका है, ठीक है, ऐसी कोई भी बात आपने छुपाई और गारंटी ली, भले इनोसेंटली और नोइंगली, दोनों तरह से, जानबूझ के छुपा रहे हैं तो फ्रॉड कर रहे हैं आप, अनजाने में छुपा रहे हैं तो मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो फिर सीधी सी बात है ये एक श्योरिटी लायबल नहीं होगा, एक इनवैलिड गारंटी आएगी। एक क्वेश्चन और है, देखते हैं सर। पॉइंट 4 वही तो बताया कि द श्योरिटी विल नॉट बी लायबल वेयर द क्रेडिटर हैज, जब भी गारंटी को अगर मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के जरिए हासिल किया जाएगा तो श्योरिटी लायबल नहीं होगा कभी भी। अगर गारंटी या मिस रिप्रेजेंटेशन करके या फ्रॉड वगैरह करके कोई गारंटी हासिल की जाएगी तो श्योरिटी कभी भी लायबल नहीं होगा, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। पांचवा, the law treats two separate contracts in a contract of guarantee from creditor's point of view, one between the creditor and the principal debtor and the other between the creditor and the surety. In other words, the law does not treat the principal debtor and surety as one person, and there is no such thing that the surety will be liable only if the principal debtor is liable. One may be liable while the other may not be. ठीक है, कहते हैं कि लॉ जो है इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को ट्रीट करता है दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। एक वो देखता है कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में हुआ है, दूसरा वो देखता है कि क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में हुआ है, ठीक है। दो सेपरेट ट्रीट करता है, इसका मतलब है वो हमेशा प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी को दो सेपरेट पर्सन ट्रीट करता है। और जब वो दो सेपरेट पर्सन ट्रीट करता है तो ये भी जरूरी नहीं कि अगर प्रिंसिपल डेटर, तो जब वो दोनों को एक सेपरेट पर्सन ट्रीट करता है तो ये भी जरूरी नहीं कि श्योरिटी सिर्फ तभी लायबल होगा जब प्रिंसिपल डेटर लायबल होगा। बालों का ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक पे लायबिलिटी आ रही हो और दूसरे पे लायबिलिटी ना आ रही हो, ठीक है। दोबारा सुन लें कि लॉ जो है दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट इसको ट्रीट करता है, एक क्रेडिटर डेटर और प्रिंसिपल के बीच में और दूसरा क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। तो ये जरूरी नहीं कि अगर श्योरिटी लायबल है तो प्रिंसिपल डेटर भी लायबल हो, ठीक है। बाज औकात कोई एक लायबल होगा कोई एक नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि दोनों को सेपरेट पर्सन ट्रीट करता है, एक पर्सन ट्रीट नहीं करता। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कब होगा कि एक लायबल हो जाए दूसरा ना? If some variation in the contract is done later on the creditor and the principal debtor without surety consent, the surety is not liable when the principal debtor is liable. कहते हैं कि आपने गारंटी ले ली, सारी चीजें आपने कर ली, लेकिन उसके बाद प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने मिलके कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करी, कोई वेरिएशन करा कॉन्ट्रैक्ट में, तो ऐसे में श्योरिटी लायबल नहीं होगा, फिर सिर्फ प्रिंसिपल डेटर लायबल होगा, क्योंकि आपने श्योरिटी का कॉन्सेंट नहीं लिया। एक तो चीज होती है ना, आप अगले का कॉन्सेंट लेके चेंज कर रहे हैं, उसमें तो ठीक है तीनों लायबल है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा बन गया, गारंटी भी ले ली श्योरिटी ने, उसके जाने के बाद आप दोनों ने मिलके उसके कॉन्सेंट के बिना कोई मटेरियल ऑल्टरेशन कर दी, कोई वेरिएशन कर दिया, ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में श्योरिटी लायबल नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल डेटर लायबल। ठीक है, नेक्स्ट, an admission by the principal debtor is no evidence against the surety, or a judgment obtained against the principal debtor will not be enforceable against the surety unless otherwise agreed. A surety's liability must be proved by suit on him independent of any admission by the principal debtor or taking him as a co-defendant. कहते हैं कि अगर कोर्ट में खड़े होके प्रिंसिपल डेटर कोई बात एडमिट कर ले तो वो कभी भी ये कंसीडर नहीं की जाएगी कि ये बात श्योरिटी ने भी एडमिट कर ली। अगर आपको श्योरिटी से कुछ एडमिट कराना है उसकी लायबिलिटी के अगेंस्ट में, तो आप उस पर अलग से सूट फाइल करेंगे, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में कोई चीज एडमिट होती है, अप्रूव होती है, तो वो आप श्योरिटी के अगेंस्ट में भी कैरी कर ले, नहीं। जो भी जजमेंट आपने प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में हासिल करी है वो कभी भी श्योरिटी के अगेंस्ट में नहीं चलेगी जब तक कि कोई बात एग्री ना हुई हो। अगर एग्री थी ये चीज के प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में जो जजमेंट है वही श्योरिटी के अगेंस्ट में चलेगी, अलग बात है। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ एग्री नहीं किया था तो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में कोई भी चीज एडमिट करना
कभी भी श्योरिटी के अगेंस्ट में क्लेम नहीं होगी, क्योंकि अगर श्योरिटी से कुछ एडमिट कराना है तो फिर आपने वो अलग से सूट फाइल करना। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सबको? तीसरा पॉइंट देखते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट ने हैंड रेस करा है, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप लोग ये बिल्कुल समझते हुए चलें, क्योंकि स्पेशल प्रोविजंस थोड़े से मुश्किल है बनिस्बत जनरल प्रोविजंस के। एक मिनट सर, एडमिट का मतलब क्या? कोई भी चीज एक्सेप्ट कर लेना, कोई भी उसके अगेंस्ट में चीज एडमिट कर ली उसने, ठीक है, कोर्ट में खड़े होकर कोई भी चीज थी जो वो कसूरवार ठहरा दिया गया, ठीक है, एडमिशन ये हुआ ना। फॉर एग्जाम्पल देखें, आप एग्जाम्पल से समझें, आपने 10 लाख की गुड्स डिलीवर्ड करी थी, उसमें से 2 लाख की गुड्स जो थी वो खराब थी, ठीक है। अच्छा जी, अब लाइबिलिटी देखें तो दोनों पे अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो श्योरिटी पे भी 10 लाख की आती है, लेकिन श्योरिटी का कहना है कि 2 लाख की गुड्स खराब थी तो मैं 8 लाख दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट में पहले सूट फाइल हुआ क्रेडिटर ने प्रिंसिपल के ऊपर, और प्रिंसिपल ने एडमिट करा कि नहीं जी मैं पूरे 10 लाख के लिए लायबल हूं, तो आप सेम स्टेटमेंट को नहीं लेके जा सकते श्योरिटी के अगेंस्ट में। श्योरिटी के लिए आपको अलग से सूट फाइल करना पड़ेगा, जिसमें अलग से पूरा एक प्रोसीजर चलेगा, वहां पे आपने अलग से प्रूफ करना होगा, ठीक है। वो सेम स्टेटमेंट आप कैरी नहीं कर सकते। तीसरी बात जो है, अच्छा क्वेश्चन एक और नहीं, अच्छा तीसरी बात जो है, a debt may become type barred as against the debtor, but the surety may still be liable if he has kept his own liability alive by bona fide payment of interest or part of the principal sum within the period of limitation. Of course, in such a case, after paying the creditor, the surety is entitled to recover the amount from the principal debtor, as the sum so paid was paid rightfully within the meaning of section 145. It may be noted that if a debt has become time barred as against both the principal and the surety, then none of the two is liable to the creditor. If the surety pays such a debt, cannot recover it from the principal debtor because the sum so paid was paid wrongfully within the meaning. अब ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था डेट टाइम बार्ड हो जाता है 3 साल के अंदर, लिमिटेशन एक्ट के तहत, ठीक है। अगर कोई डेट, ये भी मुमकिन है कि प्रिंसिपल डेटर के लिए टाइम बार्ड हो गया हो लेकिन श्योरिटी के लिए वो टाइम बार्ड ना हुआ। कैसे मुमकिन है कि 3 साल तक प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट करके कोई पेमेंट ना करी हो, तो उसका तो डेट टाइम बार्ड हो गया, लेकिन उस 3 साल की मुद्दत में अगर श्योरिटी ने कोई पार्ट पेमेंट वगैरह कर दी थी तो फिर श्योरिटी के लिए वो टाइम बार्ड नहीं हुआ है। अगर श्योरिटी ने कुछ पार्ट पेमेंट वगैरह उस दौरान कर दी थी एक बोनाफाइड इंटेंशन के तहत, ये नहीं कि जानबूझ के क्रिएट कराया, नहीं, बोनाफाइड, कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं हो उसकी प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ, ठीक है। अगर उसने उस लिमिटेशन पीरियड में कोई इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी या कोई प्रिंसिपल की पार्ट पेमेंट कर दी, तो अब ये डेट जो है ये श्योरिटी के लिए टाइम बार्ड नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल 2010 में आप पे एक डेट क्रिएट हुआ, 2013 में उसे टाइम बार्ड होना था, 2013 तक प्रिंसिपल डेटर ने कोई पेमेंट नहीं करी, उस पर टाइम बार्ड हो गया। लेकिन 2012 में आके श्योरिटी ने इंटरेस्ट उसके ऊपर पे कर दिया, तो इसका मतलब है अब ये डेट श्योरिटी के लिए टाइम बार्ड नहीं है, श्योरिटी के लिए ये डेट अलाइव हो गया है। और अब अगर श्योरिटी इसमें कोई पेमेंट करता है तो वो प्रिंसिपल डेटर से रिकवर करेगा जो कि उसने राइटफुली पे करा हो, ठीक है। लेकिन अगर एक डेट है वो प्रिंसिपल डेटर के लिए भी टाइम बार्ड हो गया और श्योरिटी के लिए भी टाइम बार्ड हो गया, और उसके बाद श्योरिटी जबरदस्ती जाके उसकी पेमेंट कर रहा है, तो वो डेट वो प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कभी भी नहीं कर सकता। ये याद रखिए। ये बेसिकली जो हमने पॉइंट पढ़ा है ना कि प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी को लॉ अलग अलग नजरों से देखता है, ये उसी की एक्सटेंशन है कि कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किताब जो नाम आप लोग लेते रहते हैं उसमें आप देखेंगे तो ये चीज नहीं मिलेगी आपको। चौथा पॉइंट, चलिए तीसरे पॉइंट पे सवाल हो गया कि सर पॉइंट 3 मैं दोबारा बताता हूँ।
एक मिनट, एक और सवाल है सर। अगर श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट का 1 साल बाद श्योरिटी लेता है तो भी श्योरिटी के लिए टाइम बार्ड नहीं होगा? 1 साल बाद तो बेटा ले ही नहीं सकता। अभी तो बोला है पास्ट डेट इनवैलिड है, पास्ट डेट इनवैलिड है। ठीक है, पूरा सिनेरियो उसके प्रॉमिस के अगेंस्ट में कुछ हो रहा था। ठीक है, देखें, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि एक डेट जो है वो प्रिंसिपल के लिए टाइम बार्ड हो जाए लेकिन श्योरिटी के लिए वो टाइम बार्ड ना हो। कैसे? देखें, क्योंकि ये भी मुमकिन है कि 3 साल तक प्रिंसिपल डेटर कोई पेमेंट ना करे लेकिन श्योरिटी कोई इंटरेस्ट या पार्ट पेमेंट कर दे। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो श्योरिटी के लिए डेट अलाइव हो जाता है और प्रिंसिपल डेटर के लिए अलाइव नहीं होता, उसके लिए टाइम बार्ड होता है। अगर बोनाफाइड इंटेंशन हो, किस तरह? देखें, एक डेट था जो 2010 में प्रिंसिपल डेटर ने लिया था 10 लाख रुपए, वो टाइम बार्ड कब होगा? 2013 में टाइम बार्ड हो जाएगा। प्रिंसिपल ने 3 साल तक कोई भी पेमेंट वेमेंट नहीं करी, प्रिंसिपल के अगेंस्ट में वो टाइम बार्ड हो गया। लेकिन 2011 में श्योरिटी ने एक पार्ट पेमेंट करी थी इंटरेस्ट की उस डेट के ऊपर, तो इस वजह से श्योरिटी के लिए अब देखें वो डेट अलाइव है क्योंकि उसने उसको जिंदा रखा है खुद से पार्ट पेमेंट करके इंटरेस्ट की। तो अगर ऐसी कोई चीज हुई तो अब देखें एक ही डेट है, प्रिंसिपल डेटर के लिए वो अलाइव नहीं है, टाइम बार्ड है, लेकिन श्योरिटी के लिए वो अलाइव हो गया क्योंकि उसने पार्ट पेमेंट कर दी थी। ठीक है, या कोई कमिटमेंट करा था, कुछ भी कर लिया था, ठीक है, अपने तौर पे उसने अलाइव रख लिया था। तो आज अगर वो उस डेट पे कोई पेमेंट करेगा तो वो प्रिंसिपल डेटर से वो रिकवर कर सकता है बाद में, क्योंकि वो डेट उसके लिए टाइम बार्ड हुआ ही नहीं है। वो डेट सिर्फ बाय लॉ प्रिंसिपल डेटर के लिए टाइम बार्ड हुआ है। तो अगर ऐसे डेट के लिए वो कोई पेमेंट करेगा तो वो प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर एक ऐसा डेट है जो दोनों के ही लिए टाइम बार्ड हो चुका था और उसके बाद श्योरिटी को जोश उठा और उन्होंने जाके बाद में कोई पेमेंट कर दी उस डेट पे, तो वो कभी भी प्रिंसिपल डेटर से वो अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता। लास्ट पॉइंट है, a discharge of the principal debtor by operation of law does not discharge the surety. The surety remains liable for the full amount of debt. However, when liability of the principal debtor is scaled down under Debt Relief Act, surety liability is also reduced. कहते हैं कि अगर प्रिंसिपल डेटर ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत डिस्चार्ज हो गया, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल डेटर इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, अगर वो इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो ठीक है, प्रिंसिपल डेटर तो रिलीज हो जाएगा लाइबिलिटी से, लेकिन श्योरिटी लायबल रहेगा फुल अमाउंट के लिए। लेकिन वो अलग बात है कि बाज औकात कोर्ट जब इनसॉल्वेंट करता है किसी को तो कोर्ट उसको डेट रिलीफ दे देता है, बोलता है जनाब आपने 10 लाख रुपए लेने थे, आप 10 नहीं लें, आप 5 लाख लेंगे क्योंकि ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो गया है, तो हम इसकी प्रॉपर्टी वगैरह बेचेंगे तो आपको सिर्फ 5 लाख मिलेगा। अगर ऐसा कोई सीन करा है प्रिंसिपल डेटर ने तो फिर श्योरिटी उसी अमाउंट के लिए लायबल होगा। ठीक है, अगर डेट रिलीफ कोई प्रिंसिपल को मिल गया तो वो एंजॉय करेगा श्योरिटी। 3 साल अगर कोई पेमेंट नहीं हुई फिर भी श्योरिटी ही पे करेगा क्योंकि श्योरिटी ने गारंटी ली थी? नहीं, अगर 3 साल तक प्रिंसिपल डेटर ने भी पे नहीं करा और श्योरिटी ने भी नहीं पे करा तो डेट टाइम बार्ड हो गया, दोनों ही पे नहीं करेंगे। हाँ, डेट रिलीफ एक तरह से तुम कह लो कि हाँ रिमिशन मिल गया उसको कि वो लेस परफॉर्म लेस पे कर रहा है, एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, तो अगर डिस्चार्ज हो जाए प्रिंसिपल डेटर ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत तो श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होता, वो लायबल रहता है। यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम अपनी मजीद कल पढ़ेंगे। इसमें एक सवाल और है, सर अगर श्योरिटी ने फ्रॉड करके श्योरिटी ली, अबे श्योरिटी फ्रॉड करके श्योरिटी क्यों लेगा? तो क्रेडिटर श्योरिटी पे सूट फाइल करेगा कि डेबिट? मतलब मैं किसी के साथ फ्रॉड करूं, बोलूं मैं तुम्हारी जमानत ले रहा हूं, अपने आप को खुद ही फ्रॉड करके फंसाऊंगा, तुम करोगे कभी? तुम कैसे करोगे? ये चीज प्रूफ करो कि तुम मेरे साथ फ्रॉड करके खुद ही जमानत ले लो। ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये नामुमकिन सिचुएशन आप बता रहे हैं। श्योरिटी फ्रॉड करके श्योरिटी क्यों लेगा? वो तो खुद जमानती है, उसके प्रॉमिस पे तो काम हो रहा है, तो वो क्या फ्रॉड करके किस श्योरिटी लेगा? श्योरिटी वो खुद है, गारंटर वो खुद है, उसके साथ तो फ्रॉड करके उसकी गारंटी कोई ले सकता है, वो अपनी गारंटी खुद कैसे लेगा? ले ही नहीं सकता। पॉइंट 4 बहुत आसान सा है कि ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल डेटर की डेथ हो जाती है
तो प्रिंसिपल डेटर जो है वो रिलीफ हो जाएगा, लेकिन श्योरिटी जो है वो लायबल रहेगा, श्योरिटी रिलीज नहीं होगा लायबिलिटी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कल हमारा कंटिन्यूइंग गारंटी है। चलें जी, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा एंड हो जाए। यहीं तक रखते हैं इसको। सर डिफरेंसेस असाइनमेंट है? नहीं, असाइनमेंट तो अलग चीज होती है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑब्लिगेशन आप किसी को असाइन कर दें, ये आपको किसने कहा असाइनमेंट है? अच्छा डिफरेंस, हाँ वो डिफरेंस असाइनमेंट है। वो डिफरेंस असाइनमेंट है, आपने पढ़ के आने घर से। वो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लिएगा, उसमें कुछ समझ में ना आए। वैसे तो नॉर्मली स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं, आप में से 3-4 ही हैं जो पढ़ते हैं, बाकी तो कोई पढ़ता ही नहीं। अच्छा जी, यहीं तक रखते हैं। बहरहाल, अल्लाह हाफिज।